Hello students. Today we are going to start first lesson of civics. Post World War political development. Post World War political developments, page number 57. And please keep, whenever you listen the videos, please keep your book open in front of you and look at the book also. Okay. So this year, last year, we are in civics textbooks. Till now, we have to studied about the local government institutions, India's constitution, and our political systems or governmental structure. In this class, we are going to study India's relation with the world. इंडिया के रिलेशन पूरे वर्ल्ड के साथ में कैसे, ये हम लोग इस बार पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, किस तरह से है। ओके, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी. You must have become familiar with the global historical events through the study of history. Now, through the study of political science, we are going to study India's relation with the world and some major global issues. जो भी अब तक के इंडिया के किस तरह से कनेक्शन से, किस तरह से रिलेशन से अदर देशों के साथ में, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट पर्सन्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन द सोसाइटी फॉर डिफरेंट रीजंस, फॉर डिफरेंट फैसिलिटीज़. Our social life is interdependent and mutual cooperation has a important place in it. Just as it is true about the individuals and the society, it appeals to different nations as well. There are many independent nations in the world like India. Some exchange and interaction goes between them constantly. These independent states also enter into the treaties with each other. A system of all these independent sovereign states comes up. We call it international system. So let's get to know some features of this international system. देखो क्या होता है कि obviously कुछ कंट्रीज़ जो है वो प्रॉस्परस है, रिच है, कुछ कंट्रीज़ है वो अंडर डेवलप्ड है, तो उनको तो ज़रूरत पड़ेगी ही एक दूसरे कंट्रीज़ को की हेल्प लेने के लिए. लेकिन प्रॉस्परस कंट्रीज़ को भी हेल्प लेनी पड़ती है. तो ट्रेड है, कॉमर्स है या फिर नीड्स है, ये सारी चीज़ों में हम लोग एक दूसरे के साथ में रिलेशन रखते हैं. ठीक है. ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर for one reason or another reason. It may be commerce, trade और protection. So in the polity आपके सारे जो chapters है वो international basis पर है, international relation के basis पर है. Okay, before that I want to tell you about the reduced portion. जो भी रिड्यूस पोर्शन हो, आपने सुना होगा 25% आपका रिड्यूस हो चुका है. तो पर्टिकुलर कोई भी एक चैप्टर आपका रिड्यूस नहीं हुआ है या फिर हिस्ट्री का नहीं हुआ है, बट कुछ पार्ट जो है वो चैप्टर के रिड्यूस हुए हैं. जैसे कि पेज नंबर 57 पर आप देख रहे हो, लेट्स डू दिस. थोड़ा सा ओके. तो ये जो पोर्शन है ये आपको पढ़ना नहीं है इसका. ओके. ऐसे ही कुछ छोटे मोटे जो भी पोर्शंस है वो ही निकाल दिए गए हैं, डायरेक्टली पूरा लेसन कैंसिल नहीं किया है. देन पेज नंबर 58 पर अगर आप देखोगे तो थिंक एंड राइट, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, ये जो इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, सोचना भी नहीं है. ठीक है. सेम थिंग हैपन्स विद द हियर ऑल्सो. लेट्स राइट पेज नंबर 60 आप देख सकते हो. एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन, ये भी कैंसिल हो गया है. एंड डू यू नो वाला जो पोर्शन है पेज नंबर 61 वो भी कैंसिल हो चुका है. इस चैप्टर के यही पोर्शन कैंसिल हो गए हैं, बाकी आपको करना है. देन पेज नंबर 62 जो है वो तीनों जो, लुक एट हियर पेज नंबर 62, सजेस्ट अ वर्ल्ड व्हाई सो एंड राइट एन ऐसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ वार. ये भी आपको नहीं करना है. ओके. सो लेट्स कम टू अवर चैप्टर. All the countries of the world are dependent on each other. For one end,
अदर रीजंस हाउएवर बिग प्रॉस्परस और जो भी सिटीज़ होती है और डेवलप्ड सिटीज़ होती है, नेशंस होते हैं, मे बी इट कैन नेवर बी सेल्फ सफिशिएंट। हर एक देखो, बहुत प्रॉस्परस सिटीज़ है या फिर रिच सिटीज़ है, डेवलप्ड सिटीज़ है, ये ऑब्वियसली उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ तो चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती, उनमें सारी चीज़ें वहाँ पर फिनिश नहीं हो सकती या फिर वहाँ पर फुलफिल नहीं हो सकती। ओके, इवन बिग नेशंस हैव टू डेवलप अपॉन अदर बिग और अ स्मॉल नेशंस। जैसे कि अगर हम लोग हमारे कंपैरिजन में देखेंगे तो अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रिच कंट्री है, ठीक है। इंडिया अगर देखेंगे तो डेवलप्ड कंट्री है, बट कहाँ ज़रूरत पड़ती है अमेरिका को, जो भी अमेरिका में कई सारी चीज़ें बनती है, बट नेचुरल चीज़ें बनने के लिए, नेचुरल चीज़ें अगर उन्हें चाहिए जैसे कि स्पाइसेस है, तो वो इंडिया के पास में आएगा ना, इंडिया पर डिपेंड रहेगा। इंडिया कहाँ पर डिपेंड रहेगी, जैसे कि इंटरडिपेंडेंस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, एंड दैट इज़ टुडेज ग्लोबल सिस्टम। यही ग्लोबल सिस्टम हो गई है। दोनों वर्ल्ड वार के बाद में कौन से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, ये हमें यहाँ पर देखना है। जैसे कि इंटरडिपेंडेंस, ये इंटरडिपेंडेंस, व्हाट इज मीन बाय इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भर रहना। जैसे कोई कई देश है जो भारत पर डिपेंड होते हैं मसालों के लिए, है ना। मसाले इंडिया के बहुत ज़्यादा फेमस है। स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स आए थे, वो भी मसाले के ही ट्रेड के हिसाब से आए थे और उन्होंने एंट्री कर दी थी इंडिया में। डिपेंड्स ऑन द गैस। हम लोग अगर इंडिया इंडिया क्यों किसके साथ में रिलेशन, किसी और कंट्री के साथ में कैसे रिलेशन रखेगा, किस लिए रिलेशन रखेगा, डिपेंड्स ऑन द गैजेट और स्मार्टफोन या फिर टेक्नोलॉजी है, इसके लिए मतलब दोनों भी कॉम्बिनेशन होता है। नो एनी कंट्री इज अ सेल्फ सफिशिएंट फॉर देयर नीड, सो एवरी वन डिपेंड्स ऑन ईच अदर, राइट। ये इम्पोर्टेंट फीचर है इंटरनेशनल सिस्टम का, और उसे ही कहते हैं ग्लोबल सिस्टम। ओके, नाउ द इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू द फॉरेन पॉलिसी। क्या है इसमें, एवरी नेशन हैज़ पॉलिसीज अबाउट इट्स इंटरनल डीलिंग्स और एज ऑल्सो about its relation with other nations. Such a policy is called a foreign policy. We are going to study India's foreign policy in the detail in next chapter. हर एक जो भी पॉलिसीज़ होती है, फॉरेन पॉलिसीज़ होती है, वो अलग अलग होती है। हम लोग इस चैप्टर में नहीं डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एवरी नेशन हैज़ पॉलिसीज अबाउट इट्स इंटरनेशनल डिटेल्स, ऑल्सो अबाउट रिलेशन विद अदर नेशंस। किस तरह से रिलेशन रखने हैं, मैत्री फ्रेंडशिप के रिलेशन रखने हैं या फिर ट्रेड रिलेशंस रखने हैं, कमर्शियल रिलेशंस रखने हैं, ये हर एक के पॉलिसी पर होता है। जैसे इंडिया का कोई एक फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान का कोई एक फॉरेन पॉलिसी होगा, उसी तरह से कि वार के रिलेशन रखने हैं, दुश्मनी के शांतिपूर्ण रिलेशन रखने हैं, ये डिपेंड होता है फॉरेन पॉलिसीज पर उस देश के। ओके, सो नेक्स्ट इज अ बैकग्राउंड। व्हाट इज बैकग्राउंड? द वर्ल्ड in which we are the world in which we live today has been shaped through many events and developments. Hence we need to go back to history other in order to understand today's world. We know that two world wars were fought in the last century. These were the most important events in the world that in that century, and the world completely changed because of them. New currents of thought emerged. Let us understand what else happened due to this वर्ल्ड वार। अब ये वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या क्या हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरह से पॉलिटिकली या फिर सोशली सोसाइटी में चेंजेस हुए हैं, और ये सारे चेंजेस क्यों हुए, कैसे हुए, कब से हुए, ये सारा सब कुछ जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, आज जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, ये पहले ऐसा नहीं था। इट इज़ शेप्ड बाय मेनी इवेंट्स, डेवलपमेंट, बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। सो इफ़ वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडेज वर्ल्ड, वी मस्ट नीड टू गो बैक, पीछे जाना, बैक जाना मीन्स पीछे के बारे में जानकारी जाना, दैट इज हिस्टोरी। ओके,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था उस वक्त, उस सेंचुरी का, जिस वक्त वर्ल्ड वॉर हुए थे. बिकॉज ऑफ दैट वर्ल्ड कम्प्लीटली चेंज्ड. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपन ड्यू टू दीज वर्ल्ड वॉर. अब ये वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था इस वर्ल्ड वॉर में, ठीक है. सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1940 and 1980. Major countries of Europe took part in it, and Europe had a very central place in the international or a global system at that time. The war caused the tremendous loss of life and property. The country which joined war suffered tremendous economic losses also. Even the countries which did not join war were impacted by the war. The economies of the victorious as well as the losing countries collapsed. सो व्हाट हैपन, क्या हुआ था उस वक्त 1940s टू 1980s, इस बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. और कई सारी कंट्रीज ने, सो मेनी कंट्रीज वेयर पार्टिसिपेट इन दैट वार. एंड ऑब्वियसली लाइव्स जो है वो उनका तो वो तो ख़राब हो गई, बहुत सारे लॉस हो गए. एंड जो ह्यूमन लाइफ है वो तो उसका तो लॉस हो गया, बट विद दैट इकोनॉमिक लाइफ भी बहुत ज़्यादा पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गई. इकोनॉमिकली कई सारी कंट्रीज़ जो है वो कोलैप्स्ड हो गई. ओके, ट्रिमेंडस इकोनॉमिक लॉसेस वेयर देयर, एंड even countries economic loss to whom, who are which countries to participated in that war also, and to that countries also who are not participated in that war also. Okay, so war is not a option for the, और इसीलिए दोनों वार के बाद में फिर से अभी भी वार होने के चांसेस नहीं होते, या फिर ट्राई टू मूव इट ऑन. Okay, so the next point is countries involved in the first world war. वो कौन सी कंट्री थी? Allied powers and the central powers. It is divided into allied powers and central powers. So allied powers कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली एंड अमेरिका. एंड द सेंट्रल पावर इज जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की एंड बल्गेरिया. यूरोप ये जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सेंटर था, और कई सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल नेशन फेल्ट दैट सच अ वार शुड नॉट हैपन अगेन. इस तरह से वॉर फिर से नहीं होनी चाहिए, एंड सम मेजर्स नीड टू बी टेकन अचीव दैट एंड. राइट, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ नेशंस वॉज एस्टेब्लिश आउट ऑफ थिंकिंग. अब ये जो भी कोलैप्स हुई कंट्री थी, इकोनॉमिकली सोशली पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी, और उसी का इम्पैक्ट क्या हुआ है, दैट अ लीग ऑफ नेशन इज एस्टैब्लिश्ड एट दैट टाइम. राइट, लीग ऑफ नेशन, व्हाट इज मीन बाय लीग ऑफ नेशन? एक ग्रुप की स्थापना की गई थी टू stop these type of worlds. Right, it become an important platform to solve the international disputes. जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स थे, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स था, वो यहाँ पर डिस्कस किया जाता था, और डिस्कशन से इसे मिटाया जाता, ट्राई करते थे कि डिस्कशन से इसे मिटाए. कैरी आउट द निगोशिएशंस. The main responsibility of the League of Nations was understood to be avoid war. Why? Because of the tremendous loss of life and property. They have to avoid the wars. Okay, and after the First World War, major changes come out in Europe and outside Europe. Why in Europe particularly? Because Europe is the center of the First World War, right? For example, earlier empires in the Europe collapsed and new nations come into being. नई तरह से नेशन, जो भी ओल्ड जो भी किंग्स थे या फिर एम्पायर्स थे, वो सब कुछ कोलैप्स्ड हो गए. ऑब्वियसली यहाँ पर लाइफ और प्रॉपर्टी की तो बहुत ज़्यादा लॉस तो हुआ ही है, इकोनॉमिकली लॉस हुआ है, एंड दैट्स वाई नई तरीके से नेशन को चलाना है, ये सब कुछ जो नई थिंकिंग है वो आ गई थी. मेनी यूरोपियन कंट्रीज हैड देयर कॉलोनीज इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका. कॉलोनीज मीन्स
राज जो था, जैसे हमारे इंडिया पर ब्रिटिश लोगों का कॉलोनीज थी, मतलब ब्रिटिश लोगों का राज कई दिनों तक 150 ईयर्स तक उन्होंने ऐसे ही सिर्फ ना कि सिर्फ इंडिया पर, तो कई और कंट्रीज़ पर भी उन्होंने कॉलोनाइजेशन किया था, अफ्रीका एंड एशिया. Movements for India for independence started over in these colonies. These movements challenged the hegemony of the European nations. यूरोपियन नेशंस का जो भी व्हाट वी से जो भी वर्चस्व था वो निकालने के लिए ये जो भी अफ्रीका है या फिर एशिया, ये कॉन्टिनेंट्स पर यूरोपियन का बहुत ज़्यादा कॉलोनीज थी, बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, उसे निकालने के लिए अभी मूवमेंट चलती गई. राइट. लीग ऑफ नेशंस वॉज एस्टेब्लिश. जो भी प्रॉब्लम थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, जो भी दो या फिर तीन कोई भी कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स थे, उसको निकाला गया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ टू एस्टेब्लिश द पीस, बट इट डिड नॉट सक्सीडेड एट द प्रिवेंटिंग वॉर. लेकिन फिर भी ये जो लीग उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, फिर भी वो लोग सक्सेस नहीं हुए हैं दूसरी वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए. Autocratic regimes came up in Germany, Italy, Spain, and other countries, and all these developments accumulated in the Second World War. और ये सारी जो चीज़ें हैं फिर से कोलैप्स हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर से स्टार्ट हो गया. सो कम ऑन, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1939. बहुत ज़्यादा सालों का डिफरेंस नहीं है. 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश्ड हुआ है एंड 1939 में. तब तक के इनके चेंजेस जो थे ऑल ओवर कंट्रीज़ जो भी चेंजेस थे या फिर सेटलमेंट्स था, ये शुरू ही था. 1939 से लेकर 1945 इट प्रूव्ड टू बी अ फार मोर डिस्ट्रक्टिव दैन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इट इज़ वेरी डेंजरस वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हुआ था. नॉट ओनली वॉज इट मोर वाइडर स्प्रेड कंपेयर्ड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी एरिया में ये वार हुआ था. एंड बट ऑल्सो more advanced technology was employed in this war. Countries which took part in the Second World War once again faced situation of the economic crisis. Obviously, इकोनॉमिक क्राइसिस तो उनको फेस करने ही पड़े, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था. बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली एंड सोशली पूरी तरह से कोलैप्स्ड हुए कंट्रीज़ जो फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया है, दीज कंट्रीज़ अगेन कोलैप्स्ड and economically totally very much diversed. Okay, then America played a major role in this. यहाँ इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज जो भी है वो यूज़ की गई थी. अमेरिका बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. एंड इट हैड मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन्स ऑल्सो. In order to end the war, it dropped two nuclear weapons on the cities of Japan. जापान की सिटी में अब हम अभी वर्ल्ड फेमस है ये सिटीज़, जो कि है हिरोशिमा एंड नागासाकी. 6 एंड 9 अगस्त में 1945 रिस्पेक्टिवली ये हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ जर्मनी इन यूरोप एंड ऑफ जापान इन एशिया. Among the many events that took place in the world after Second World War was beginning of the Cold War. और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद में कोल्ड वॉर शुरू हुई. मतलब इतने बड़े इसमें नहीं थी वो. कोल्ड वॉर मीन्स छोटा छोटा कुछ ना कुछ, जैसे इंडिया पाकिस्तान का शुरू होता है ना, कुछ ना कुछ चलते रहता है, दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड वॉर. ओके, 1945 to 1991 इज़ द लॉन्ग पीरियड ऑफ द कोल्ड वॉर. So in the next video, here we stop today. In the next video we take stock of a few changes in this period and we study about the Cold War. Okay, here we stop today. Thank you.